Hello everyone. In this video, we will be covering DEVEE 181, that is Environmental Studies. We will be discussing important questions based on PYQs. This exam is OMR based, right? तो आपको MCQ questions आएंगे and there are 4 options. Which of them? Only one is correct, right? तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. आपको ओनली 18 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए. एंड इसमें एग्जाम ओएमआर शीट पे होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ओएमआर शीट फिल करते टाइम. राइट, आपको हरी नहीं करनी है. अगर आपने कोई गलत आंसर फिल कर दिया तो आप अपनी टीचर से पूछें. वो मोस्टली आपको यही बताएंगे कि आप या तो उस पर क्रॉस कर दें ऐसे, या फिर कोई और तरीका वो बताएंगे आपको. ठीक है, हमारे एग्जाम के टाइम पे ऐसे ही हुआ था. तो आपको वो जो सर्कल है वो पूरी तरीके से फिल करना होता है. ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना फॉर मोर साइकोलॉजी रिलेटेड कंटेंट. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट. तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. अगर आप पढ़ेंगे भी तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा. क्रॉप फील्ड हम खुद बनाते हैं, सेंचुरीज हमने खुद बनाई है, पार्क हमने खुद बनाए हैं, बट फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था हंटिंगन ने. राइट, आप सिर्फ उसका लास्ट नेम याद रख सकते हैं तो आपको इजी रहेगा. हंटिंगन हंटिंगन ने क्या बोला था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो लिंक हो सकती हैं किसके साथ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, जैसे कि क्लाइमेट. ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है. तो जो जितना ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसी को मैं आपको बताऊंगी. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद करने हैं. अगर आपने याद नहीं किए हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी. राइट, तो इसमें क्या क्या गोल्स दे रखे हैं, क्लाइमेट एक्शन, क्वालिटी हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी. राइट, तो एसडीजीज इसमें से क्या क्या हैं. इसमें से क्लाइमेट एक्शन जो है वो एज इट इज एक गोल है, क्वालिटी एजुकेशन भी है, जेंडर इक्वालिटी भी है. बट लेकिन ये क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो गोल तो है, बट लेकिन वो गोल क्या है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, ना कि क्वालिटी हेल्थ केयर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड. तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, 8000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिससे कि ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाते. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एट द ट्रॉपिक लेवल 5 इन एन एक्वाटिक एनवायरनमेंट. तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. आपको इसमें से देखना है कि कौन सा 5th लेवल पे होता है. तो यहाँ पे सही आंसर होगा शार्क. शार्क जो होते हैं वो प्रिडेटर्स होते हैं. प्रिडेटर्स मतलब जो दूसरों के ऊपर हमला करके और उनको अपना शिकार बनाते हैं. राइट, तो इसी वजह से उन्हें 5th ट्रॉपिक लेवल दिया गया है. नेक्स्ट है, द मेन रिजर्वियर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज. सल्फर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सल्फर सॉइल में प्रेजेंट होता है. राइट, ना तो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता, ना ओशियन में प्रेजेंट होता, और ना ही ऑर्गेनिक्स में प्रेजेंट होता. होता है बट लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होता कि वो मेन रिजर्वियर कहा जाए. राइट, मेनली किस में होता है, सॉइल एंड सेडिमेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन द इंटरमीडिएट कम्युनिटी स्टेज इज टर्म्ड एज. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में इंटरमीडिएट कम्युनिटी कौन सी थी, सेरे. तो सेरे का नेम आता है इंटरमीडिएट स्टेज में. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट ईटर्स, जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड स्लॉथ आर फाउंड इन. तो ये तीनों जो वो है स्पीशीज हैं, ये फाउंड होती हैं रेन फॉरेस्ट में. ठीक है, जिनको कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, इनको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और उन्हें बायोडाइवर्स एरिया चाहिए होता है, इसलिए वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को चूज करते हैं या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. राइट, एस्चुअरी क्या होता है, वो एक ट्रांजिशनल जोन होता है जिसमें किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ड ऑन लार्जर बेस. ठीक है, एस्चुअरीज में सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर का मिक्स होता है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं. इसमें से बाकी सारे ऑप्शन गलत क्यों हैं, क्योंकि वो सॉल्ट और फ्रेश वाटर का मिक्स से होता है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलिन वाटर बोला गया है और उसमें बोला गया है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये भी गलत है.
राइट। और लास्ट ऑप्शन बोला है स्मॉल वेरिएशन इज एस्चुअरी फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे स्मॉल वेरिएशन बोला हुआ है, जबकि एस्चुअरी में ग्रेट प्रोडक्टिविटी होती है, तो ये उसका अपोज कर रहा है। 10th क्वेश्चन है विच बायोम एक्सपीरियंसेस इंटेंस हीट एंड स्ट्रॉन्ग विंड विद ग्रेट डिसीडिंग एक्शन ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून। तो कहाँ पर अप्रैल और जून के महीने में इंटेंस हीट और स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं? तो डेजर्ट बायोम, क्योंकि डेजर्ट गर्म एरिया होता है, राइट। तो वहाँ पे हीट और ड्राइविंग ज़्यादा होती है समर में। अप्रैल और जून का महीना, अप्रैल से जून तक का महीना समर के अंडर ही आता है, राइट। इतना तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। 11th क्वेश्चन है विच एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर मास। बेंथोस है इसका आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको याद ही करने पड़ेंगे जिनमें कुछ समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। बेंथोस का मतलब क्या होता है? वो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, तो इसी वजह से उनको बॉटम ऑफ द वाटर मास में पाया जाता है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? क्रैब्स, वॉर्म्स, मोलस्किस, ठीक है। 12th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्स गैस जो है वो रिन्यूएबल नहीं है, मैन मेड है। पेट्रोलियम भी मैन मेड है, कोल भी मैन मेड है। तो फॉरेस्ट क्या हो गया? नेचुरल और रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, राइट। तो फॉरेस्ट रीग्रो कर सकते हैं, इस वजह से वो रिन्यूएबल है। और बाकी के तीनों जो है, बाकी के दो फॉसिल फ्यूल्स हैं, एक नेचुरल गैस है, तो वो रिन्यूएबल नहीं होते हैं। 13th है द प्रोसेस बाय विच सॉलिड वाटर चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर इज सब्लिमेशन। ये तो आपने पढ़ा भी हुआ है। आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन में जो पानी है वो भाप बन जाता है। प्रेसिपिटेशन में जो है वो भाप होती है। और ट्रांसपिरेशन में जो एरिया है उसका वो बहुत ज्यादा नमी वाला हो जाता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो जोहार, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन और फुल, इन सब के बारे में बताया हुआ है, जबकि स्प्रिंकलर इरिगेशन वो पुराना नहीं है, वो नया है, ठीक है, मॉडर्न है वो। और इसके बाद नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। तो पूछा गया है कि विच इज नॉट अ मेजर, इसमें से क्या सही नहीं है किस चीज के लिए? सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। अगर हम ग्रास ग्रो करेंगे तो वो सॉइल को बाइंड करता है, तो सॉइल इरोजन को रोक। फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल्स अलोंग द कोस्ट, अगर हम कोस्ट पे ब्रॉड वॉल्स बना देंगे तो वो जो सॉइल है वो ज्यादा मूव नहीं करेगी, राइट। और अगर हम बिगर ट्रीज को रिमूव करेंगे तो उससे तो सॉइल इरोजन हो गई, क्योंकि ट्रीज की रूट ही तो सॉइल को बांध के रखती है, राइट। और अगर हम चेक डैम्स बनाएंगे तो वो भी क्या कहते हैं, हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो अगर हम रिमूव करते हैं ट्रीज को तो उससे इरोजन बढ़ता है। तो सही आंसर आपका ये है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकती है? सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस होती है कि वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है 17 क्राउन फायर टेक प्लेस इन डेंस फॉरेस्ट। तो क्राउन फायर्स क्या होती हैं? वो जो ट्री कैनोपीज हैं उनके अराउंड स्प्रेड करती हैं, कहाँ पे? डेंस फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल ट्राइबल एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो इसमें कौन सा एक्ट आएगा? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इसको आप याद रख सकते हैं कि जो 2006 में जो FRA आया था वो किस चीज के लिए था? ट्राइबल के लिए। आपको कीवर्ड से याद रखने में हेल्प मिलेगी। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? जहाँ पे मैनी स्पीसीज, मैनी यूनिक स्पीसीज फाउंड होती है जो कि कहीं और नहीं मिलती। तो हाई एंडेमिज्म आएगा इसका आंसर। तो लेस स्पीसीज रिचनेस तो अपोजिट हो गया, लेस डाइवर्सिटी भी अपोजिट हो गया। नॉट अंडर कॉन्स्टेंट है, ये भी अलग हो गया इससे, ठीक है। हॉटस्पॉट आप यही समझ लो ना कि जहाँ पे लाइक ये एक एरिया है, तो ये डेंस है, यहाँ पे बहुत सारे यूनिक स्पीसीज है, राइट। ये मैंने पता नहीं क्या बना दिया। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है? मैंगो कल्टीवेटर्स में। उसके बाद नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है विच इज अ यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एस्थेटिक वैल्यू इसका आंसर होगा। एस्थेटिक वैल्यू क्या होती है? वो डायरेक्ट ह्यूमन इंजॉयमेंट होती है, इसलिए उसे यूज वैल्यू कहा जाता है।
22nd question, which statement about biological diversity in India is not correct? Review. इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब ज्यादातर 3 सही है, एक गलत है। तो इंडिया में 12 सेंटर्स है ओरिजिन के लिए, ठीक है, और इंडिया में 12 बायोजोग्राफिकल रीजन्स हैं, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, पर लेकिन जो एंडेमिज्म सेंटर है वो 30 प्लस है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट है विच इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जो कि रिन्यूएबल होते हैं, सॉरी जो रिन्यूएबल नहीं होते। तो इसमें कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एटॉमिक हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ये सब रिन्यूएबल नहीं है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल है। नेक्स्ट है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज चीप एंड पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में क्या आते हैं जो ट्रेडिशनली यूज नहीं हो रहे, जैसे कि सोलर विंड, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं और ये इनकी जो अफोर्डेबिलिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन। फ्यूल सेल क्या करता है, वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। 26 क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्लज गैस लार्जली कंसिस्ट ऑफ मेथेन। मेथेन जो है वो मेजर गैस प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, किसके दौरान, फ्लश डाइजेशन के दौरान। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर एलिफेंट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम एआई यहाँ पे रिफर कर रहे हैं, ये वो वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एआई नहीं है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है वो किस चीज में हेल्प करती है, कि जो लार्ज एनिमल्स की ब्रीड होती है उन उनके लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, फॉस्टरिंग एज a conservation technique succeeded in। फॉस्टरिंग कंजर्वेशन टेक्निक कैसे, किस चीज में सक्सीड हुई है, वो हुई है वूपिंग क्रेन में। तो जो ऑर्फन्ड वूपिंग क्रेन्स होती हैं उनको फॉस्टर किए जाते हैं किसके द्वारा, सिमिलर बर्ड स्पीसीज के द्वारा। नेक्स्ट है मैनग्रोव्स इन कोस्टल एरिया वर्क अगेंस्ट इरोजन बाय एक्टिंग एज नेचुरल बल्वर्क, ठीक है। मैनग्रोव रूट्स क्या होती हैं, वो सॉइल को होल्ड करती हैं और वो कोस्ट लाइन के अगेंस्ट, सॉरी इरोजन के अगेंस्ट कोस्ट लाइन्स को बफर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन एमएबी प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को, एमएबी स्टैंड फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। एमएबी की फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद 31st क्वेश्चन है केमिकल एसोसिएट विद भोपाल गैस स्ट्रेटजी इज मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको याद रखना है, भोपाल गैस स्ट्रेटजी में कौन सा केमिकल एसोसिएट है उससे, मेथाइल आइसोसाइनेट। तो ये कब हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1984 में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। उसके बाद है मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूज बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, क्या है इसका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका आंसर है बीओडी की फुल फॉर्म है ये, राइट। ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल्स बताती है। 33rd क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इनमें से कौन कौन सा है, कौन सा है। बायोडिग्रेडेबल पेपर होता है, ना तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, ना मरकरी और ना ही डीडीटी। उसके बाद नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन इंडिया इज 50 डीबीए। डीबीए क्या होता है, डीबीए यूनिट होती है, राइट। तो ये भी आपको याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, जो मैकेनिकल और फिजिकल वेस्ट होता है उसको ट्रीट किया जाता है। बेस्ट मेथड ऑफ वाटर मिनिमाइजेशन, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन से क्या होता है, इंसिनरेशन से जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, राइट। तो इट मस्ट बी कंट्रोल टू अवॉइड एयर पोल्यूशन। इंसिनरेशन को भी अगर हम यूज करेंगे तो हमें उसे भी कंट्रोल मैनर में यूज करना है, जिससे कि हम एयर पोल्यूशन को अवॉइड कर सकें, राइट। 37th क्वेश्चन है फेनोमेना ऑफ
पॉल्यूटेंट इंक्रीज इन फूड चेन इज, अब जब पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो जाता है फूड चेन में तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इसमें कौन कौन से टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि डीजीटी, ये इंक्रीज हो जाते हैं एज दे मूव अप इन द फूड चेन। 38 क्वेश्चन है, रेनफॉल पीएच इंडिकेटिंग एसिड डिपोजिशन। तो रेनफॉल का पीएच जिसमें एसिड डिपोजिशन होता है तो वो क्या होता है, 5.5, राइट। एसिड रेन का जो पीएच है वो 5.6 से कम होता है, तो इसमें एक ही वैल्यू है जो 5.6 से कम है, डायरेक्टली 5.5। उसके बाद 39 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। डेट है इसकी 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से आप याद रख सकते हैं 16 सितंबर, राइट। और ये किस वाले प्रोटोकॉल के अंडर है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है। अभी आगे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा, राइट। 40th क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट सीएफसी। तो सीएफसी में क्या होता है, सीएफसी इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो इसमें ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, ये भी सही है। ये पेंट्स और डिओड्रेंट्स में यूज होती है, ये भी सही है। ये स्टेबल होती हैं और एटमोसफेयर में लंबे टाइम तक रहती हैं, ये भी सही है। पर लेकिन ये गलत है कि वो यूवी रेडिएशन से अनअफेक्टेड रहती है, राइट। यूवी रेडिएशन जो है वो सीएफसी को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे कि वो ओजोन डिप्लीटिंग कार्बन क्लोरीन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है अनअफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन इन अपर एटमोसफेयर। नेक्स्ट इज 41th क्वेश्चन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंटर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो ये 42nd अमेंडमेंट में आया था जो कि हुई थी 1976 में, राइट। तो इसमें क्या किया था ऐड, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्यूटी को ऐड किया गया था 1976 से, याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंटर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट है 42nd क्वेश्चन, एनबीए वो सेटअप अंडर, एनबीए कब सेटअप हुआ था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट में। अगर आपको एनबीए की फुल फॉर्म पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एनबीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर है 2002 के। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, 2002 में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 43rd क्वेश्चन है, नॉट पार्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इनमें से कौन से जो एनिमल है, स्पीसीज है, ये किस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। कैमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है क्योंकि वो इंडिया में इंडेंजर्ड नहीं है, राइट। बट बाकी के जो एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड है इंडिया में, इसलिए उनका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का पार्ट है। 44th क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिजीज। तो अगर हम किसी डिजीज के ओरिजिन को स्टडी कहते हैं तो उसको कहते हैं एटियोलॉजी, राइट। नेक्स्ट इज जेनेटिक डिजीजेस। मलेरिया जेनेटिक नहीं है, अल्कोहलिज्म जेनेटिक नहीं है, डायबिटीज भी जेनेटिक नहीं है। मंगोलिज्म जेनेटिक है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। 46th क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल डिजास्टर इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ज्योग्राफिकल होते हैं, फ्लड जो है वो ज्योग्राफिकल नहीं होता, हीट वेव भी ज्योग्राफिकल नहीं होती, फॉरेस्ट फायर भी ज्योग्राफिकल नहीं होता। क्योंकि जो लैंडस्लाइड है वो अर्थ के अंदर जो क्या कहते हैं, अर्थ के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से कॉज होता है, तो इसलिए उसे जियोलॉजिकल कहते हैं। सॉरी, मैं उसे ज्योग्राफिकल पढ़ रही थी। 47th है, चांदी भट्ट। चांदी प्रसाद भट्ट का नाम किससे जोड़ा जाता है, चिपको मूवमेंट से, ठीक है। चिपको मूवमेंट किस लिए हुई थी, डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट हुई थी, जिसमें लोग पेड़ से चिपक गए थे। ये कहाँ पे हुई थी, उत्तराखंड में। 48th क्वेश्चन, व्यू दैट नेचर इज मदर एंड कैन नॉट बी टेम्ड। ये इंडियन व्यू है, वेस्टर्न व्यू तो ऑब्वियसली नहीं है, साइनेटिक व्यू भी नहीं है, और जब इन दोनों में से कोई नहीं व्यू नहीं है तो ये बोथ कैसे हो सकता है, राइट। तो ये है इंडियन व्यू। इंडियन फिलोसफी जो है वो नेचर को सैक्रेड और अनटेमेबल मानती है, राइट। हम नेचर की पूजा करते हैं, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, राइट। तो ये इंडियन फिलोसफिकल व्यू हो गया। 49th क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल डिसीजंस अफेक्ट एथनिक ग्रुप्स इक्वल्स टू सोशल इनिक्विटी। तो ये क्या है, अगर हम डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट करते हैं कम्युनिटी पे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल इनिक्विटी, जहाँ पे हम सोशल में इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर वो कोई इन्वायरमेंटल डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एथनिक ग्रुप्स को अफेक्ट कर रहा है तो वो क्या इसमें किसके अंदर आएगी, सोशल इनिक्विटी में।
एनविस की फुल फॉर्म क्या होती है? एनविस की फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इंडिया का है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एस्टेब्लिश किया था फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के लिए, राइट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी है, बट आई डोंट थिंक मैं पार्ट 2 अपलोड करूंगी, पर मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो, राइट। और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन इनफ है एग्जाम के लिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, बट ये सिर्फ पीवाईक्यू के उस पे बेसिस पे हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो। अगर मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, राइट। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सिर्फ 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, राइट। तो 18 मार्क्स आना इजी होता है अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के पूरा टाइम लेके क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। और ये 2 आवर्स का एग्जाम है, तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, राइट। बाय बाय। और अपना एग्जाम अच्छे से करके आना और मेरे को कमेंट करके बताना कि एग्जाम कैसा गया, राइट।